नमस्कार सभी को। आज क्लास 10th का एक टॉपिक क्षेत्रमिति स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, कक्षा 10th प्रश्नावली 15 का एक टॉपिक है। तो क्षेत्रमिति के बारे में आज हम जो क्षेत्रमिति है, क्षेत्रमिति में विशेष प्रकार की आकृतियों का अध्ययन करते हैं। तो विशेष रूप से क्षेत्रमिति के अंदर हम दो प्रकार की आकृतियों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो क्षेत्रमिति में जो हम पढ़ने जा रहे हैं आज, वो दो प्रकार की आकृतियां। देखो, पहली होती है 2D और दूसरी होती है 3D। जैसे नाम से पता चल रहा है, 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशन, यानी द्विविमीय आकृतियां, द्विविमीय आकृतियां। और जो दूसरी होती है 3D में, ये होता है त्रिविमीय आकृतियां। अब देखो, द्विविमीय आकृतियां कौन सी होती है? तो द्विविमीय आकृतियों को ऐसे समझो कि वे आकृतियां जिनमें लंबाई और चौड़ाई होती है केवल। ठीक है, जिसके दो बीमा होती है। ठीक, जैसे नाम से पता चल रहा है 2 डायमेंशनल द्विविमीय, तो वे आकृतियां जिसकी दो बीमा अर्थात लंबाई और चौड़ाई हो, या ऐसे मानो जिसे हम एक पेज पे बना सकते हैं आसानी से, तो वे आकृतियां कहलाती है द्विविमीय आकृतियां। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वर्ग, दूसरे नंबर पे वर्ग, तीसरे नंबर पे आयत। ठीक है, और भी त्रिभुज, चतुर्भुज, वर्त, लेकिन जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो स्पेशल वर्त, वर्ग और आयत के बारे में पढ़ेंगे। दूसरी जो 3D प्रकार की आकृतियां है, तो 3D में कौन कौन सी आकृतियां आ जाती है? वह जैसे नाम से पता चल रहा है 3D यानी 3 डायमेंशनल त्रिविमीय आकृतियां। वे आकृतियां जिनमें 3 बीमा होती है, लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी हो, तो वह आकृतियां कहलाती है त्रिविमीय आकृतियां। जिससे हम एक विशेष रूप से एक यह मान के चलो कि पेज में नहीं बना सकते, वास्तविक जो उसकी संरचना है वो पेज में नहीं दर्शा सकते हैं। ठीक है, ये जिसे फर्श पे आसानी से रखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे बेलन, घन, घनाभ, शंकु, ठीक है, गोला, ये सभी जो आकृतियां है वो 3D आकृतियों के अंदर आती है, 3 डायमेंशनल आकृतियों के अंदर आती है। तो देखो, पहले जो है वो हम जो द्विविमीय आकृतियां इनका अध्ययन करेंगे। उसके बाद में जितनी भी 3D आकृति, बेलन, घन, घनाभ, शंकु, गोला, इनके फॉर्मूलास के बारे में हम जानेंगे, सूत्रों के बारे में जानेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे भी सूत्र है जिन्हें हम आसानी से याद कैसे रखें, या दूसरा तरीका कि मान लो अगर हम सूत्र भूल भी जाते हैं तो सूत्र को हम कैसे बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, बिना सूत्र के हम क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, ये सब हम आज पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम द्विविमीय आकृतियां, वर्त, वर्ग, आयत। तो स्टार्ट करते हैं पहले वर्त से। ठीक है, चलो। तो देखो, सर्कल। ठीक है, अब देखो वर्त के बारे में सबने जान रखा है, वैसे सबने सुन रखा है भाई वर्त क्या होता है। कुछ इस प्रकार से वर्त होता है, सब जानते हो। इस प्रकार से नहीं होता, इस प्रकार से एक वर्त होता है। ठीक है, मान लो कि वर्त है, थोड़ा और सही कर लो। ये लो, देखो एक वर्त है, मान लो क्या वर्त है। अब जो वर्त है, वर्त के बीच का जो पॉइंट होता है सेंटर, जिसे हम केंद्र बोलते हैं। और जो बाहर जो ये दिख रही है ना आपको लाइन, ये बाउंड्री, इसको बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं इसको? परिधि, पैरामीटर। सेंटर से पैरामीटर, परिधि तक की जो डिस्टेंस होती है, ये इसको कहते हैं रेडियस, त्रिज्या। ठीक है, और एक वर्त की सभी जो त्रिज्या होती है, यानी एक वर्त के केंद्र से परिधि तक की जितनी भी जो दूरी होगी, जो रेडियस होगी, त्रिज्या होगी, सभी जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है? समान होती है। ये विशेष ध्यान रखना आपको। ठीक है, सभी, अगर ये त्रिज्या r है तो ये भी r ही होगी, ये r है, ये भी r ही होगी, ये भी r है, ये भी r ही होगी। अर्थात ये 2 सेंटीमीटर, तो सभी 2-2 सेंटीमीटर की त्रिज्या होगी। तो हमें एक ही त्रिज्या बना लेते।
अब देखो कुछ सूत्र है जो हम जान लेते हैं। नंबर 1, वर्त की परिधि का सूत्र। ये वर्त की परिधि, इसको परिमाप भी बोलते हैं। परिधि और परिमाप एक ही बात है। तो पहले वर्त की परिधि, ये सूत्र तो देखो आपको याद होने ही चाहिए, ठीक है। जब तक आपको ये छोटे हैं जो 2D में जो आकृति आती है, अगर उनके सूत्र आपको याद नहीं है, तो 3D की आकृतियों के हम आसानी से जो सूत्र है वो बना नहीं सकते, ठीक है। तो वर्त की जो परिधि का सूत्र होता है वो होता है 2πr, सबको पता है। वर्त का जो क्षेत्रफल होता है, वर्त के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है πr², ठीक है। अब देखो इधर, वर्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, परिधि यानी जो बाउंड्री दिख रही है आपको गोल गोल चारों तरफ। और वर्त का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल वर्त के अंदर का जो भाग होता है, ठीक है, ये एरिया, वर्त के अंदर का जो एरिया होगा ये पूरा क्या होता है πr², इसका फॉर्मूला जो होता है πr², ठीक है। ठीक है, तो वर्त की परिधि 2πr और वर्त का क्षेत्रफल πr²। अब देखो वर्त का जो ये पूरे वर्त का क्षेत्रफल है πr²। अगर इस वर्त को मैं आधा कर दूं, यहां से ब्रेक कर दूं, तो ब्रेक किया करने के बाद में जो वर्त होगा ये आधा हो जाएगा, ठीक है। तो जो आधा होने के बाद में कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ये आधा भाग ऊपर हो जाएगा वर्त का, और वर्त का आधा भाग नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो देखो पहले बात करते हैं परिधि की। पूरे वर्त की जो परिधि है वो कितनी है भाई 2πr। पूरे वर्त की जो परिधि है वो कितनी है 2πr। तो ये जो पूरी जो थी अपने पास जो पैरामीटर था पूरे वर्त का, ये है हमारे पास में 2πr। अगर आधे की बात करता हूं तो आधे वर्त का परिमाप क्या होगा, तो देखो भाई पूरा जो है ये 2πr है, ठीक है। तो ये आधा कितना हो जाएगा 1πr। तो यहां से यहां तक ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1πr। और यहां से यहां तक का जो परिमाप होगा, यहां से यहां तक का परिमाप, ये भी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1πr, ठीक है। तो देखो 1πr और ये 1πr, टोटल कितना हो जाएगा 2πr। तो यहां से जो 1πr हुआ है वर्त का परिमाप, वो कौन सा हुआ है, केवल ये वाला, ठीक है। ये वाला जो हुआ है वर्त का परिमाप, ये कितना हुआ है 1πr, ये हो गया 1πr, ठीक है। अब लेकिन अर्धवर्त, जब भी हम वर्त को आधा करते हैं, जब भी वर्त को दो भागों में हम तोड़ते हैं, तो भाई वर्त की परिधि क्या होती है कि वर्त के जो चारों तरफ की जो बाउंड्री होती है वही वर्त की परिधि होती है। तो जब वर्त पूरा था हमारे पास में, तो जब पूरा था तो वर्त की बाउंड्री ये पूरी थी। लेकिन जैसे ही मैंने वर्त को दो भागों में तोड़ दिया, तो आधा भाग ऊपर हो गया, आधा नीचे हो गया। तो जैसे आधा भाग वर्त का हो जाता है, तो उस स्थिति में आधे वर्त की जो बाउंड्री होती है वो चेंज हो जाती है। देखो पूरे वर्त की बाउंड्री ये थी, अब ये वर्त को मैंने दो भागों में तोड़ दिया, तो ये आधा वर्त हो गया। अब आधा वर्त होते आधे वर्त की बाउंड्री कौन सी हो गई, ये पूरी हो गई, ठीक है। आधे वर्त की बाउंड्री कौन सी हो गई, ये पूरी हो गई, ठीक है। तो मुझे पता है भाई ये पूरी 2πr है, तो आधी ये वाली केवल कितनी हो गई, कहोगे सर इतनी सी जो बाउंड्री है ये वाली, ये हो गई 1πr। और ये भी कितनी हो गई, ये भी हो गई 1πr। और अगर मिला दो दोनों को तो ये पूरी 2πr हो जाएगी। लेकिन अर्धवर्त की अगर मैं बात करता हूं, तो अर्धवर्त की जो परिमाप है, बाउंड्री है, वो कौन सी हो गई, ये वाली। तो अर्धवर्त की ये तो है, साथ में ये भी है, पूरा परिमाप ये होगा। तो देखो ये है 1πr। अब इधर से देखो ये सेंटर है, तो ये क्या हो गई, अभी हमने देखा भाई सेंटर से पैरामीटर की जो डिस्टेंस होगी बीच की, ये त्रिज्या होगी r। और ये भी केंद्र से परिधि तक की जो डिस्टेंस होगी दूरी, ये भी क्या होगी r। तो ये टोटल कितनी हो जाएगी, तो सर ये r और r टोटल कितनी होगी 2r। और ये क्या कहलाता है, वर्त का व्यास, ठीक है। तो देखो यहाँ केंद्र था, ये कितनी है r, ये भी कितनी है r, तो टोटल कितनी हो गई, ये हो गई 2r। तो अगर मैं अर्धवर्त की बात करता हूं, तो अर्धवर्त
कि जो परिधि होगी वो होगी हमारे पास में, देखो पाई आर प्लस 2r, क्योंकि अर्धवृत्त की पूरी बाउंड्री कौन सी होगी, अब ये वाली होगी पूरी, तो ये तो हो गई पाई आर और ये हो गई 2r, तो पाई आर प्लस 2r। ठीक है, अगर मैं कुछ कॉमन ले लूं r तो बन जाएगा पाई प्लस 2। तो ये बन गए आपके अर्धवृत्त की परिधि। क्या बन गई, अर्धवृत्त के परिधि। ऐसे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अब देखो अर्धवृत्त बोल दो इसको, ये अर्धवृत्त हो गया आपका, ये भी अर्धवृत्त हो गया। तो अगर अर्धवृत्त के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो आप देखो यहां कर देते हैं भाई, थोड़ा बोर्ड का अभाव होने के कारण हम मैं इसको ऊपर बता देता हूं। यहां देखो पूरे वर्त का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, पूरे वर्त का, ये पूरा वर्त है, ये पूरा वर्त है, और पूरे वर्त का जो क्षेत्रफल है कितना है, पाई आर स्क्वायर। तो पूरे वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है। अब मैंने वर्त को जब दो भाग बराबर भागों में बांट दिया तो पूरे वर्त का पाई आर स्क्वायर है, तो अर्धवर्त का क्या होगा, तो अर्धवर्त का जो क्षेत्रफल होगा पूरे वर्त का पाई आर स्क्वायर, देखो दो भागों में बांट दिया तो दो का भाग दे देंगे, आधा हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर बटे 2, ये हो गया अर्धवर्त का क्षेत्रफल। ठीक है, ठीक उसी प्रकार अगर मैं इस वर्त को दो भागों के बजाय, ये तो दो भागों में बट गया, और 4 भागों में बांट दूं, ये देखो, तो प्रत्येक जो वर्त होगा, अगर मैं इस वर्त को दो भागों के बजाय 4 भागों में बराबर भागों में बांट दूं, तो देखो ये प्रत्येक भाग बराबर हो गया। अब कितने भाग हो गए एक वर्त के, 4 भाग, 1 2 3 4, और ये प्रत्येक जो भाग ये कहलाते हैं चतुर्थांश। क्या कहलाते हैं भाई, चतुर्थांश। ये भी क्या हो गया, चतुर्थांश। चतुर्थांश, ठीक है। और चतुर्थांश की अगर बात करता हूं तो चतुर्थांश देखो ये इसका आधा हो जाएगा, ठीक है, इसका आधा। तो अगर चतुर्थांश की बात करते हैं तो एक चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होगा, चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा, अब देखो पूरे वर्त का क्षेत्रफल कितना है, पूरे वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। वर्त को कितने भागों में बांट दिया, 1 2 3 4, 4 बराबर भागों में बांट देंगे तो 4 का भाग लग जाएगा, 2 भागों में बांटोगे तो 2 का भाग लग जाएगा, तो 4 चतुर्थांश होता है वो 4 भागों में बटा हुआ होता है, इसलिए पूरे वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर में 4 भागों में बराबर बट रहा है, तो इसमें 4 का भाग दे देंगे, तो ये गया चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है, उसके बाद में देखो नेक्स्ट, इसके बाद में है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई, अब ये चाप की लंबाई क्या होती है, देखो किसी वर्त में मान लो कोई वर्त है, ठीक है, दिख रहा है, देखो चाप की जो लंबाई है, इस चाप की लंबाई में अभी हमने सीखा भाई ये क्या होता है कि सर ये परिमाप होता है। तो इस परिमाप का थोड़ा सा जो टुकड़ा, अगर मान लो इस परिमाप को यहां से मैंने ब्रेक कर दिया और इस परिमाप को मैंने यहां से भी ब्रेक कर दिया, ठीक है, और ब्रेक करने के बाद में देखो यहां से जो टुकड़ा है ये परिमाप का, ये वाला टुकड़ा, ये वाला, तो यहां से यहां मैंने ब्रेक कर दिया, तो इस वाले भाग को कहते हैं हम चाप की लंबाई। चाप की लंबाई, ठीक है, ये एक वर्त जो होता है एक चापित होता है पूरा, तो इस चाप की जो लंबाई है, तो चाप की जो लंबाई का जो सूत्र होता है वो होता है 2 पाई आर थीटे बटे 360। ठीक है, अब देखो इधर कैसे, यहां देखो ये केंद्र हो गया, ठीक है, अब ये जो है ये चाप की लंबाई हो गई।
अब इस चाप की लंबाई को ये इससे मिलाया मैंने पैरामीटर से, तो क्या हो गया, ये त्रिज्या हो गई आर। ये भी केंद्र से यहाँ तक की जो डिस्टेंस, ये भी क्या हो गई आर। और भाई आपको पता है एक वर्त की सभी त्रिज्या बराबर होती है, ये आर तो ये भी आर, ये 5 तो ये भी 5, ठीक है। और दोनों त्रिज्याओं के बीच में जो एंगल बनेगा ये कहलाता है थीटा। क्या कहलाता है, थीटा। तो अब देखो आप, तो पूरी जो चाप की लंबाई है, जो पूरी परिधि वो कितनी है, वो है सर 2 पाई आर। अब 2 पाई आर में से ये वाली चाप की जो लंबाई है, ठीक है भाई, पूरी 2 पाई आर है और हमें इतनी चाहिए, मतलब ये वाली चीज की लंबाई पता करनी। तो पूरी जो 2 पाई आर है, तो आप इसको ऐसे याद रखो कि जो पूरी 2 पाई आर है, तो 2 पाई आर का कितना भाग है कि सर ये 2 पाई आर का ये टोटल कितना होता है, टोटल जो एंगल होता है वो 360 होता है। तो 2 पाई आर का ये वाला भाग कितना है, थीटा ले रखा है, तो 2 पाई आर का थीटा ले रखा है कितने में से, 360 में से, ठीक है। तो 2 पाई आर का थीटा है 360 में से, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर थीटा बटे 360। उसी प्रकार एक दूसरे 7वें नंबर पे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब देखो त्रिज्या खंड, पहले तो हम वर्तखंड समझ लेते हैं। वर्तखंड क्या होता है, वर्तखंड वर्तखंड जैसे नाम से पता चल रहा, खंड यानी टुकड़ा, वर्त यानी वर्त, तो वर्त का जो टुकड़ा होगा वो वर्तखंड हो गया। मान लो भाई ये कोई वर्त है, ये क्या है, कोई वर्त है हमारे पास में, ठीक है। अब ये पूरा वर्त है, तो आपने देखा होगा भाई जैसे कोई मूर्ति वगैरह होती है, अब वो मूर्ति किसी से टूट जाती है तो हम बोलते हैं भाई खंडित हो चुकी मूर्ति है, ठीक है। तो उसी प्रकार जो ये वर्त है, और इस वर्त का अगर मैंने यहाँ से एक टुकड़ा निकाल लिया, ये यहाँ से तोड़ दिया इसको, ठीक है। तो यहाँ से तोड़ने के बाद में अब क्या कहेंगे भाई, खंडित हो गया वर्त। खंडित का मतलब जो वर्त है ये पूरा वर्त था, अब यहाँ से तोड़ने के बाद में जो वर्त है वो 2 भागों में बट गया, ठीक है। जो वर्त है वो कितने भागों में बट गया, 2 भागों में बट गया। तो ये ऊपरी भाग हो गया और ये कुछ इस प्रकार से नीचे वाला भाग हो गया। तो देखो जो वर्त है वो 2 भागों में इस प्रकार से बट गया, ये तो इन्हें कहते हैं वर्तखंड, यानी वर्त के टुकड़े। अब देखो ये बड़ा वाला है और ये छोटा है, तो ये जो बड़ा है तो इसको कहेंगे हम दीर्घ वर्तखंड, दीर्घ वर्तखंड। ये छोटा है, इसको कहेंगे लघु वर्तखंड, लघु वर्तखंड, ठीक है। और वर्तखंड का भी क्षेत्रफल का सूत्र होता है, तो उससे पहले हम एक चीज देख लेते हैं वर्तखंड से पहले, ठीक है। वो होती है त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड। अब ये त्रिज्या खंड क्या होता है, देखो त्रिज्या खंड कोई अलग से नहीं होता, त्रिज्या खंड जो त्रिज्या खंड होता है वो भी वर्त का ही जो टुकड़ा होता है, ठीक है। तो त्रिज्या खंड, देखो त्रिज्या खंड की बात चल रही थी, तो जो त्रिज्या खंड है इसको हटा दिया जाता है, एक बार हटा देता है। त्रिज्या खंड भी कुछ ऐसा ही होता है, कोई अलग नहीं होता, त्रिज्या खंड से नाम से पता चल रहा है, त्रिज्या खंड यानी त्रिज्या के द्वारा खंडित किया हुआ वर्त का टुकड़ा। तो जैसे मान लो ये कोई वर्त है, मान लो ये कोई वर्त है, ये केंद्र हो गया वर्त। अब देखो वर्त में अगर ये केंद्र हो गया तो ये क्या, ये त्रिज्या हो गई, ठीक है, आर। ये भी त्रिज्या हो गई आर। अब इन दोनों त्रिज्याओं ने वर्त को देखो इस प्रकार से कुछ आकृति में, त्रिभुज भी नहीं है लेकिन
एक विशेष प्रकार की आकृति में इसको बांट दिया है। तो कुछ इस प्रकार की आकृति आप देख सकते हो। ये देखो, ये देखो, ये अलग भाग हो गया त्रिभुज वर्त का, और ये वाला जो भाग है ये अलग हो गया कुछ, देखो ये, ठीक है। तो ये ऊपर वाला भाग ये वाला हो गया, और नीचे वाला जो टुकड़ा है वर्त का वो ये वाला हो गया। तो अब देखो, ये भी वर्तखंड ही है, अलग नहीं है, ठीक है, वर्तखंड वर्त का टुकड़ा। लेकिन इसको त्रिज्यखंड ने क्यों कहा हमने, क्योंकि इस वर्त को जो तोड़ने का जो काम किया वो किसने किया, त्रिज्याओं ने किया। तो इसको इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, त्रिज्यखंड, यानी त्रिज्याओं द्वारा खंडित या तोड़ा गया वर्त का टुकड़ा। तो ये क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड। ये त्रिज्यखंड हो जाएगा आपका। है तो ये भी वर्तखंड ही भाई, वर्त का है तो टुकड़ा है, लेकिन इस वर्त को तोड़ने का काम किसने किया, त्रिज्याओं ने किया, इसलिए कहलाता है त्रिज्यखंड, ठीक है। ये त्रिज्यखंड हो गया, और दोनों त्रिज्याओं के बीच में ये एंगल होगा कुछ थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये त्रिज्या हो जाएगी आर, और ये भी आर। तो ये जो त्रिज्यखंड है ये वाला, ठीक है, ये तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, ये इसका जो क्षेत्रफल होगा ये पूरा होगा, इसका क्षेत्रफल होता है। तो पहले हम इसका सूत्र देख लेते हैं। जो त्रिज्यखंड का जो सूत्र होता है, फॉर्मूला, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होगा वो होगा, अब देखो तक, जैसे वहां चाप की लंबाई का फॉर्मूला था। अब जो चाप की लंबाई किसका भाग थी, तो चाप की लंबाई सिर्फ परिधि का भाग थी। तो यहाँ पे जो क्षेत्रफल है, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है वो किसका भाग है, ये पूरे वर्त का ही तो भाग है भाई। ये पूरा जो वर्त है, पूरा वर्त कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो एक बार देखो, जैसे वहां पे जो चाप की लंबाई थी, मान लो यहां से यहां तक जो चाप की लंबाई थी तुम्हारी, ये चाप की लंबाई, अब ये किसका भाग थी, कि सर ये जो थी ये पूरे परिधि का भाग है भाई। चाप की लंबाई जो टुकड़ा है वो किसका टुकड़ा है, परिधि का ही तो टुकड़ा है, ये इतना सा, ठीक है। अब ये जो परिधि का टुकड़ा है, तो पूरी परिधि कितनी थी भाई, पूरी परिधि 2 पाई आर, और 2 पाई आर का टुकड़ा थी, ये कितना टुकड़ा थी 2 पाई आर का, इसे ठीक पूरे 360 पे कितना थी, कि 360 पे थीटा कोण पे थी, तो 2 पाई आर थीटा बटा 360। तो चाप की लंबाई परिधि का टुकड़ा थी, इसलिए 2 पाई आर आ गया। और त्रिज्यखंड किसका टुकड़ा है भाई, वर्त का क्षेत्रफल का टुकड़ा है। तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और वही पाई आर स्क्वायर पे कितना है, थीटा, और टोटल कितना होता है 360। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। ये परिधि का टुकड़ा है, इसलिए 2 पाई आर थीटा बटा 360। त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है वो एक वर्त का क्षेत्रफल का ही तो टुकड़ा है, तो वर्त का क्षेत्रफल, इसलिए वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और थीटा बटे 360। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। इसके बाद में एक होता है लास्ट जीवाखंड, जो अभी हमने देखा भी था, ठीक है। जो वर्तखंड जो अभी हमने पढ़ा वो जीवाखंड ही होता है, जीवाखंड बोलते हैं उसको। तो यहां तक मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ सबको। चलो अब देखो, एक लास्ट और है वर्तखंड। अभी हमने पढ़ा था वर्तखंड, या जीवाखंड बोल सकते हैं, वर्तखंड भी बोल सकते हैं इसको, या जीवाखंड भी बोल सकते हैं। अब देखो, वर्तखंड था जो अभी देखा भी था हमने इसको। वर्तखंड क्या था बोलो, देखो वर्तखंड, अब वर्तखंड देखो, जब भी कोई जीवा, ये जीवा होती है सबको पता है। अब ये जीवा वर्त को 2 भागों में बांट रही, ठीक है, यानी वर्त को 2 भागों में तोड़ रही। अभी हमने यही देखा, तो पहले, इससे पहले त्रिज्यखंड से पहले, ये वर्त का ऊपरी भाग हो गया, ये नीचे वाला भाग हो गया, तो ये दीर्घ वर्तखंड हो गया, ये लघु वर्तखंड होगा, ठीक है। तो इस लघु वर्तखंड का जो क्षेत्रफल होगा, ये देखो यहाँ पे केंद्र हो गया, ये त्रिज्या हो गई आर, ये भी क्या हो गई, त्रिज्या हो गई आर, ठीक है। और ये जो है ये वाला भाग, देखो ये जो पूरा भाग है ये वाला, अगर मैं इसकी बात करता हूं, तो अभी इससे पहले हमने यही पढ़ा था भाई, ये जो पूरा भाग होता है, ये देखो ये जो पूरा भाग है ये तो क्या है, त्रिज्यखंड। ये पूरा भाग क्या है, त्रिज्यखंड। इससे पहले यही तो पढ़ा है हमने, त्रिज्यखंड। और अगर मैं इसको इससे मिला दूं, देखो ये क्या था,
ये त्रिज्यखंड है और ये क्या है, ये तो आपका हो गया सर ये वर्तखंड, ये वर्तखंड ही तो है लघु वर्तखंड, और ये बाहर वाला दीर्घ वर्तखंड। तो हमें इस लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल प्राप्त करना है। तो देखो लघु वर्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है इस वाले का, केवल यहां से यहां तक इस वाले एरिया का, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि देखो ये पूरा क्या है, ये वृत्त का केंद्र, ये पूरा क्या है, ये त्रिज्यखंड है, और त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अगर इस पूरे त्रिज्यखंड, ये पूरा त्रिज्यखंड है, इस पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अगर मैं ये जो त्रिभुज बन रहा है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दूं, हटा दूं, तो मेरे पास में कौन सा बचेगा, ये तो बचेगा। ठीक है, तो अगर लघु वर्तखंड का जो क्षेत्रफल बनेगा, लघु वर्तखंड का जो क्षेत्रफल बनेगा वो क्या बनेगा भाई, पूरा क्या है त्रिज्यखंड, तो मैं लिखूंगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और इस पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से, त्रिज्यखंड ही तो था, तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से, इस पूरे में से मैं किसका माइनस कर दूंगा, ये जो त्रिभुज बन रहा है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा दूं, तो माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये किसका क्षेत्रफल बचेगा मेरे पास में, वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है, अभी हमने क्या पढ़ा था, यही तो सीखा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस, और यहाँ जो ये त्रिभुज बन रहा है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, क्या होगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दूंगा, तो इस त्रिभुज का क्या है मेरे पास में, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये किसका क्षेत्रफल बन गया, ये बन गया लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये तो है कुछ फॉर्मूले। अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो जो तुम्हारी प्रश्नावली है 15वीं प्रश्नावली है वर्त। ठीक है, तो उसमें जो वर्त वाला भाग है, तो वर्त वाले भाग के लगभग सारे फॉर्मूले मैंने करा दिए, हमने सीख भी लिए। अब कुछ क्वेश्चन है, तो देखो इन जो त्रिज्यखंड है, ये वर्तखंड है, कुछ ट्रिक भी हम करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है, तो या तो जो कैलकुलेशन करने में दिक्कत आ जाती है, ठीक है, आंसर में गलती हो जाती है, तो धीरे धीरे ट्रिक भी सीखेंगे और क्वेश्चन भी हम आसानी से करते चले जाएंगे। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की ओर। देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, और हम जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो लास्ट जो फॉर्मूला हमने सीखा था अभी उसी का एक ले लिया। तो आपको दे रखा है कि 7 सेमी त्रिज्या वाले एक वर्त की जो जीवा है वो केंद्र पे समकोण, समकोण का मतलब जानते हो, समकोण 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। लघु वर्तखंड अभी अभी हमने सीखा है, लघु वर्तखंड कौन सा होता है। तो देखो यहां से थोड़ा सा एक बार वर्त बना लेते हैं। ये देखो, अब लघु वर्तखंड, तो ये वर्त का केंद्र हो गया, ये वर्त की त्रिज्या हो गई, ये भी वर्त की त्रिज्या हो गई। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया त्रिज्याखंड, लेकिन अगर मैं इसको इससे मिलाता हूं, ये जीवा हो गई, तो ये वाला जो भाग हो गया, ये तो पढ़ा है हमने लास्ट में, ये क्या हो गया वर्तखंड, ये हो गया लघु वर्तखंड, बाकी जो ऊपर का पूरा बचा वो दीर्घ वर्तखंड। ठीक है, और वर्त की त्रिज्या दे रखी है आपको 7 सेंटीमीटर। तो देखो ये वर्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, और एक वर्त की सभी त्रिज्या बराबर होती है, तो ये भी 7 सेंटीमीटर। और दोनों जो त्रिज्या है, ये ऐसे कहो कि जो जीवा है वो केंद्र पे कितना बना रही है, समकोण, यानी यहाँ जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 90 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल याद करो। अब लघु वर्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस
हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, तो देखो आपको आर का जो मान दे रखा है वो दे रखा है 7 सेंटीमीटर, आर यानी रेडियस, और थीटा का जो मान दे रखा है वो दे रखा है आपको 90 डिग्री। पाई का मान आप जानते हो, पाई का मान होता है 22/7। ठीक है, फ्रैक्शन में। अब इसका जो फॉर्मूला है ये होगा, तो अगर हम मान निकालते हैं तो पाई का जो मान है हमारे पास में 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर का मान है 7, तो 7 का स्क्वायर इंटू थीटा, थीटा की वैल्यू दे रखी है 90 अपॉन 360 माइनस हाफ, आर की वैल्यू है 7 स्क्वायर और साइन थीटा की वैल्यू है 90। ठीक है, तो 22/7 इंटू 7 का, अब देखो यहाँ पे जो आपको करना है वो 7 का स्क्वायर नहीं करना, 7 के ऊपर घात 2 है इसको, इसका मतलब 7 को 2 बार गुणा करके लिखना है। ठीक है, क्योंकि गुणा से अच्छा है कि जितना कैंसिल आप कर सकते हो, ऊपर नीचे काट सकते हो, तो वो सबसे बेस्ट है। इंटू 90/360 माइनस हाफ 7 इंटू 7 और साइन 90 का मान होता है 1। ठीक है, सबको पता है साइन 90 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1। अब यहाँ देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो एक चीज मैं आपको इसमें ट्रिक बताता हूँ। क्या बताता हूँ? ट्रिक। तो अगर एक ट्रिक देखते हैं हम, तो हाँ देखो ट्रिक बताता हूँ। अच्छा, तो पहले हम किसको कर ही लेते हैं, ट्रिक बाद में कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद में एक ट्रिक भी बताऊंगा इसको, पहले एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये देखो 0 से 0 गया, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 4 बार ये गया। ठीक है, ये कट गया, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो जो ऊपर आया 11 इंटू 7 और नीचे क्या बचा 2, माइनस इधर क्या हुआ 7 इंटू 7 49/2। तो यहाँ आप देख सकते हो 11 7 77/2 माइनस 49/2। इसका जो एलसीएम आएगा वो 2 आएगा। ठीक है, और जब भी नीचे वाले डोमिनेटर बराबर हो, ठीक है, जो हर बराबर हो, तो एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं, आप सीधे कोई सा भी 2 उतार लो। ऊपर वाले ऐसे कैसे लिख दो 7 7 माइनस 49, कितना बचेगा भाई? ये बचेगा 8, 7 में से 5 गए तो 2। ठीक है, बटे 2, तो ये कट रहा होगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये कटेगा 14 बार। ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल आया वो आया 14, इसमें दे रखा था सेंटीमीटर में, तो 14 सेमी स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आया। अच्छा, मैं जो ट्रिक बता रहा था आपको, तो वो एग्जाम में आप उस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हो, लेकिन कुछ विशेष चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। अब वो ध्यान क्या रखना होगा? वो ये रखना होगा। अच्छा, इसका आंसर जो आ रहा था, देखो ट्रिक से भी वही निकल के आएगा। इसका जो आंसर आ रहा था वो आ रहा था आपके पास में 14 सेमी स्क्वायर। ठीक है, हाँ, एग्जाम में क्या ध्यान रखना होगा भाई, यहाँ तक तो सूत्र तो आप लिख ही लोगे, कहाँ गए इसका, ये सूत्र तो आपको लिखना ही है। क्योंकि देखो आप सीधे अगर ट्रिक लगाते हो और सीधे आंसर लिख के आ जाते हो तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, सूत्र के फॉर्मूले के नंबर मिलेंगे। आपने जो लिख रखा है वैल्यूज में पुट कर रखी है उसके नंबर मिलेंगे। तो आप पहले तो फॉर्मूला लिख दो, उसके बाद में पाई का मान 22/7, आर का मान जो दे रखा है वो यहाँ लिख दो, स्क्वायर लगा दो, थीटा का मान लिख दिया है ना, 1/2 आर का मान साइन 90। उसके बाद में इसको 2 बार लिख दिया, स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया। ठीक है, ये कर दिया, छोटी मोटी काटा पीटी भी कर दो, आपको तो आंसर से मतलब इतना भी आप कर दो। अब बाद में मान लो आंसर नहीं आ रहा, तो जो ट्रिक है वो ट्रिक क्या है इसकी जो ट्रिक है वो है, ये ट्रिक कब काम करेगी? जब थीटा का मान 90 डिग्री हो। क्या हो? थीटा का मान 90 डिग्री हो और आपसे वर्तखंड का क्षेत्रफल पूछा हो, तो जो ट्रिक होगी क्षेत्रफल निकालने की वो सीधी आप निकाल सकते हो
2/7 आर स्क्वायर। सीधा आप ये फॉर्मूला लगा के देखो, यहां नहीं लगाना, आपको पीछे वाले पेज में लगाना है, ठीक है। तो ये वाला जो ये ट्रिक है ये आप लगा के सीधा आंसर निकाल सकते हो। अब देखो इससे आंसर में निकाल लेता हूं एक बार के लिए। तो यहाँ देखो 2/7 इंटू आर, आर का मान कितना भी 7, तो यहाँ आर की जगह रख दूंगा मैं 7, 7 आर पी स्क्वायर, ठीक है। तो 2/7 इंटू 7 के स्क्वायर में 7 इंटू 7 लिख सकता हूँ, 49 लिख दो, 2 बार गुणा करके लिख दो, 7 से 7 कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 इंटू 7 और 7 दूनी कितना आया 14। तो देखो पहले जो आंसर आ रहा था वो भी कितना आ रहा था हमारा 14 सेमी स्क्वायर। और ट्रिक से आप निकाल लोगे 2/7 आर स्क्वायर, जो ट्रिक लगा के भी आंसर निकालोगे तो भी कितना आएगा 14 सेमी स्क्वायर, ठीक है। कोई सा भी आंसर होगा, आंसर यही आएगा, इस ट्रिक से भी वही आंसर आएगा जो आंसर आपका आना होगा, ठीक है। रेडियस कुछ भी हो। तो इतना करने के बाद में आपको क्या करना है भाई, फॉर्मूला लिख दिया, वैल्यू हमने पुट कर दी, ठीक है। इसको खोल के भी लिख दिया, काटा पीटी करके भी दिखा दी भाई, चलो ठीक है हमने काटा भी कर दी। अब आपने ट्रिक लगा दी, पीछे कॉपी वाले पेज में आपको पता है इसका आंसर 14 आ गया और आपने सीधे लिख दिया 14 सेमी स्क्वायर, तो भी आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। हाँ सीधे लिख दोगे, क्वेश्चन नहीं लिखा, फॉर्मूला नहीं लिखा, सीधा आपने नंबर इधर टिक तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना। और ये जो ट्रिक है 2/7 आर स्क्वायर, ये हमेशा अगर थीटा एंगल जो हो वो 90 डिग्री होगा तब ये ट्रिक काम करेगी, ठीक है। सब पे ट्रिक काम नहीं करेगी। अगर थीटा की जगह मान लो यहाँ पे 30 डिग्री होगा तो फिर अलग ट्रिक है, 60 डिग्री होगा उसकी अलग है, और 45 होगा तो अलग है, ठीक है। धीरे धीरे हम सीख लेंगे, आज के लिए इतना ही। तो हो सके तो हमारे जो वीडियो को सब्सक्राइब करो, ठीक है, लाइक करो, वो तुम्हारी इच्छा है। चलो कुछ भी करो या मत करो, पढ़ते रहो सीखते रहो, पढ़ते रहो सीखते रहो, ठीक है। तो हम यही एक इच्छा है और हमारी, और अभी जो हमारा टारगेट है वो केवल 10th के लिए, ठीक है। 10th का आपको जो संपूर्ण कोर्स होगा वो उपलब्ध करवाएंगे, ठीक है। मैं खुद भी टीचर हूँ और स्कूल में पढ़ाता हूँ, एक कोचिंग भी चलाता हूँ। तो जो 10th है, 10th का आपको पूरा मैटर, जो भी सिलेबस, इस साल शायद कोर्स चेंज हो सकता है, तो लास्ट तक आप बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितने भी जो हम पर डे हम वीडियो डालते रहेंगे, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद।